हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सीटेट की साइंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। भले ही हम लोग 4 ही 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन में करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसी को डायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक सरल लोलक में माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी जो है d है। ठीक है, तो यदि d बराबर d/4 दूरी तय करने में लोलक t1 सेकंड लेता है तो लोलक की समय अवधि कितनी होगी। ठीक है, टाइम पीरियड की बात इन्होंने करी है कि टाइम पीरियड कितना होगा। डी दूरी तय करने में इनका टाइम पीरियड यानी कितना होगा, ये इन्होंने पूछा है। और d/4 दूरी तय करने में इन्होंने दिया है कि कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि t समय लगता है, यानी कि इनको d/4 दूरी तय करने में t समय लग रहा है। तो आप एक बात बताइए, d दूरी तय करने में कितना लगेगा। 4 को इधर भेजेंगे। अगर मान लीजिए कि ये t1 समय लग रहा है या t समय लग रहा है, कोई बात नहीं, t लिखा है तो t ही मानेंगे। t1 लिखा है, ठीक है, तो इसको t1 कर देंगे। ठीक है, तो t1 समय में कितना दूरी तय कर रहा है, d/4। तो d दूरी तय करने में कितना, ये 4 इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि d डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, 4t1 समय लगेगा, यानी कि t1 का 4 टाइम। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास लोलक है और ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, ये मेन पोजीशन है इसका। ठीक है, और ये जो है अंतिम पोजीशन है, यानी जिसको हम लोग चरम पोजीशन भी कहते हैं और इसको एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझें इसको। ठीक है, तो मान लीजिए ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी हमारा। ठीक है, dy, और यहाँ से लेके ये पूरा दूरी जो है d कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो इन्होंने कहा कि बस एक माध्य की दूरी, यानी कि आपको पता है कि इस पूरा का पूरा एक d यानी कि कब होगा, तो जब ये अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आकर फिर यहाँ पे आएगा, तब एक d होगा। तो यहाँ से यहाँ d/4 हो जाएगा। ठीक है, तो d/4 करने में कितना समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है d करने में 4t1 समय लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा d करने में यहाँ पे t1 फिर t1 फिर t1 फिर t1, यानी 4t1 लगेगा। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 4t1 लगेगा। अब ये एक्चुअली में आप लोग जानते ही हैं अच्छे से कि लोलक में क्या होता है कि एक लोलक में क्या होता है कि पार्टिकल अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ठीक है, तो और जितना मैक्सिमम अधिक विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लोलक था और मैक्सिमम कहाँ तक गया, मैक्सिमम यहाँ तक इसका विस्थापन हुआ, तो ये इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी कि कोई कण मैक्सिमम जितना विस्थापित होता है उसका आयाम कहलाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग आयाम भी जान लिए। टाइम पीरियड यानी कि एक ऑसिलेशन करने में पूरा एक ऑसिलेशन कब होगा, जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहीं पे जब आ जाएगा तो एक ऑसिलेशन होगा। एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। हमने टाइम पीरियड निकाला, 4t1 आ गया। ठीक है, क्योंकि d/4 का कितना दिया था, t1 दिया था, इसलिए d का 4t1 आ गया। ठीक, दूसरी बात टाइम पीरियड हो गया। एक और चीज होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में, अब इसी का उल्टा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है कोई पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है। मान लीजिए कि कह दिया कोई किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए कि अगर आ ही गया, इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए कि 20 सेकंड में 40 ऑसिलेशन होते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन होते हैं। ठीक, तो एक सेकंड में ही तो जितने ऑसिलेशन होंगे उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ से 40/20 ऑसिलेशन होगा, 0 से 0 2, यानी कि एक सेकंड में 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन। ठीक है, तो 2 ऑसिलेशन यानी कि यही इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकंड कोई पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन तो एक था, लेकिन हम लोगों ने इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, मैं ये दोनों क्वेश्चन एक ही में मतलब कर दूंगा, मिटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं बार बार जो है क्लिक करूंगा आ जाएगा।
ठीक, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ आपके सामने, बिल्कुल आप देखिए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ दिया है डिस्टेंस और टाइम, एक ए ग्राफ है जिसके डिस्टेंस और ग्राफ एक्चुअली में टेबल है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है जिसमें डिस्टेंस और टाइम है, बी भी दिया है जिसमें डिस्टेंस और टाइम है, ठीक। डिस्टेंस टाइम दिया है और कह रहे हैं कि बताइए ए और बी में किसका ढलान ज्यादा होगा। ढलान ज्यादा होगा। ढलान हमेशा याद रखिए, स्लोप जो होता है, जब दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाई जाती है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया, तो जब भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो सपोज दैट इसका ढलान यही तो होगा। ढलान क्या होता है, ये ढलान होता है, ठीक। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वही ढलान होता है। तो ढलान जब भी हमको देखना होगा यानी कि थीटा, और थीटा किसके बराबर होता है, यम। यम इज इक्वल टू किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होता है इसका थीटा, और इसी को हम लोग ढलान कहते हैं। तो जब भी आप tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस पे 0 0। तो जब आप इन दोनों का आप निकाल के देख सकते हैं, आप बताइए यहाँ पे जब हम लोग इसका ढलान निकालेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर b वाले में भी इसका ढलान यहाँ पे एक्चुअली में 0 होगा, ठीक है। 0 0 था और यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो दोनों में जब ढलान की वैल्यू निकालेंगे यानी कि y अपॉन x, इसमें भी y अपॉन x करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे y एक्सिस पे कितना है 10, x एक्सिस पे एक्चुअली में ये y एक्सिस पे होता है और इस पे x एक्सिस पे होता है, सेम ये y एक्सिस पे होता है और ये x एक्सिस पे होता है, ठीक। तो जब 10/1 करेंगे तो वही आएगा, और 30/3 करेंगे तो भी 10 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आप करके देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से 20/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर भी हम लोग 60/6 करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि ढलान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं सेम सेम ढलान आ रहे हैं, ठीक। जो ढलान इसका आ रहा है वही ढलान इसका आ रहा है, यानी कि इसमें ए बी में किसका ढलान ज्यादा होगा, तो किसी का भी ज्यादा नहीं होगा, दोनों का बराबर होगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आया हुआ ही क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ढलान, और हमेशा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकता था, ठीक है। कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे डी और यहाँ पे डी हटा के यहाँ पे कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, अभी तो इसमें इसका स्लोप पूछा है, तो उसका जो स्लोप होता है v/t जिसको बोलेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है। क्योंकि y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे तो y अपॉन क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब y अपॉन x यानी कि v/t, और v/t याद करिए क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है हमेशा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेलिंग किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। इनको हम लोग एक करके करते हैं। सबसे पहले लिखा किसी उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का आमाप क्या होगा यदि लेंस वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, लेंस वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तथा लेंस की मोटाई घटा दिया जाए, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगा सबसे पहले समझते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा किनारे पर पतला, ठीक है। ऐसे लेंस जो होते हैं, ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के बारे में हो गया। अब उत्तल लेंस पे ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखते हैं, सबसे ज़्यादा पहले हम लोग जान लें कि कहाँ रखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बनता है, मेन फोकस पे बनेगा, ठीक है। यानी कि मेन फोकस पे अगर बन रहा है तो सबसे छोटा बनता है, यह हम सभी जानते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ लेंस की तरफ बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट का आकार बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वक्रता केंद्र पे रखें, चलिए वक्रता केंद्र पे रखें, मान लिया। चलिए कुछ देर अगर हम मान लेते अगर वक्रता केंद्र नहीं भी दिया होता तो भी हमारा इसका आंसर आराम से हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लेंस की मोटाई घटा दिया जाए। जब भी आप लेंस की मोटाई घटाएंगे ना, तो लेंस की मोटाई जब आप घटाएंगे यानी कि लेंस को आप क्या कर रहे हैं, पतला, तो जब लेंस को आप पतला करेंगे तो यफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब यफ बढ़ेगा तो फोकस दूरी यानी
पावर क्या होगी लेंस की, वो घट जाएगी, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, आप लेंस को पतला करके उसकी फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं, फोकस दूरी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जब फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पावर कम होगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगी, प्रतिबिंब कहीं दूर बनेगी, और जब आपको पता है कि जितनी दूर बनेगी उतनी बड़ी भी बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पास आते हैं लेंस के तो प्रतिबिंब क्या होता है, आकार बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब का माप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिबिंब का माप बढ़ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और हमको यहाँ से एक चीज और जानकारी मिल गई कि इसमें हमको ये भी जानने की जरूरत है, और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि पावर जो होता है यानी पी जो होता है 1/f, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखिएगा। और इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। अगर ये मीटर में है, ठीक है, तो इस तरह फार्मूला होगा। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 100/f हो जाएगा, और एफ इसमें क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह यूनिट इसका डायोप्टर होता है, इतना याद रखने की जरूरत है आपको। नीचे वाले क्वेश्चन में एक सीमेंटेड फर्श है, सीमेंटेड फर्श, उस पर M1 M2 दो ब्लॉक रखे हुए हैं, तथा कह रहे हैं कि M1 का मास बड़ा है M2 से, तो घर्षण बल किस पर ज्यादा लगेगा, किस ब्लॉक पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम जगह रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मास का अंतर है, मास M1 का ज्यादा है, तो M1 का मास ज्यादा है तो घर्षण भी इसी पर ज्यादा लगेगा, घर्षण बल भी इसी पर ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, मैं हवा में तो कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो घर्षण है वो मास पर, वेट पर भी डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, तो आपको पता है कि Fs इज इक्वल टू होता है μs/r। ठीक है, आर ही यहाँ पे वो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। और यहाँ पे आर जो रिएक्शन फोर्स है, इसका फार्मूली आप सभी को पता है कि वेट के बराबर होता है, mg के बराबर। यानी कि हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा वेट जो है, जितना वेट नीचे की ओर हम लोग का लग रहा है mg, उस तो हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ऊपर रिएक्शन फोर्स भी लगता है इसी के बराबर। ठीक है, mg के बराबर। तो यही r किसके बराबर होता है, mg के बराबर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि r किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, M1 का मास ज्यादा है, उसका R भी ज्यादा होगा, और R ज्यादा होगा तो F भी ज्यादा होगा। इस वजह से किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, घर्षण बल, सबसे ज्यादा घर्षण बल M1 पे लगेगा जिसका मास ज्यादा हो। ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। डेली हम लोग भले ही 4-5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सॉलिड क्वेश्चन करेंगे और पूरा डिटेल में करेंगे। उससे रिलेटेड अन्य भी क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बात और इसमें जानने की जरूरत है कि जो घर्षण होता है 2 टाइप का होता है, स्थैतिक घर्षण और एक होता है गतिक घर्षण, गति। ठीक है, तो स्थैतिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वो ऑब्जेक्ट के चलने से पहले तक लगता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी चला नहीं है तब तक वो घर्षण लगता है, और जैसे ही चलने वाला होता है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसी स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्स फ्रिक्शन भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट चल देता है उसको फिर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन ना कह के काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये एडजस्टेबल फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, यानी कि फोर्स जो होता है, जो फोर्स हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ कर देता है, और वो लास्ट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण भी कहते हैं। सीमांत घर्षण आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये हम लोग का टॉपिक हो गया है, और क्वेश्चन जो है हम लोग अगले टर्म पे लेने वाले हैं।